चैप्टर 13 खतरनाक लड़की। आदित्य को याद आता है कि सुबह स्कूल जाते वक्त उसकी छाती में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था और उसका पेंडेंट वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर श्रेया के साथ लंच के बाद जब वह वॉशरूम गया था, तब भी वही चीज़ दोबारा हुई। दोनों ही समय आदित्य ने वह पेंडेंट पहना हुआ था। इसका मतलब ये सब इस पेंडेंट की वजह से हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना सब हो गया, फिर भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? आदित्य पेंडेंट को अपने हाथों में लेकर स्कूल की उस घटना के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र रॉकी के दोस्तों की तरफ जाती है। वे दोनों बहुत डरे हुए लग रहे थे। तुम दोनों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस मुझे इतना बताओ कि तुम दोनों ने वहाँ क्या देखा? आदित्य उनसे पूछता है। वे दोनों पहले ही आदित्य से डरे हुए थे। उसके पूछने पर उन्होंने स्कूल में जो कुछ हुआ वह सब बताना शुरू कर दिया। आदित्य भाई, जब आप लंच करके वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, तब हम वहीं थे। आपको वॉशरूम की तरफ जाते देखकर हमने आपका पीछा किया। फिर वॉशरूम के गेट पर पहुंचने के बाद रॉकी ने हमें बाहर ही नज़र रखने को कहा और खुद अंदर चला गया। कुछ देर बाद भी जब वह बाहर नहीं आया, तो हम दोनों उसे देखने अंदर गए। अंदर जाकर हमने देखा कि आप रॉकी को बड़े ही बेरहमी से मार रहे थे। वहाँ चारों तरफ रॉकी का खून फैला हुआ था। यह देखकर हम डर गए और वहाँ से भागकर सीधे प्रिंसिपल ऑफिस पहुँच गए। प्रिंसिपल सर को हमने सब कुछ बताया। फिर प्रिंसिपल सर हमें उस जगह पर ले गए, लेकिन वहाँ आपने बेहोशी की हालत में पड़े थे। प्रिंसिपल सर ने हमें कहा कि इस बारे में किसी से बात न करें और खासकर आपके बारे में किसी को न बताएं। उन्होंने कहा कि कुछ पावरफुल लोग हैं जो आपको इस स्कूल में कुछ भी होने नहीं देंगे। कौन लोग? उनकी बातें सुनकर आदित्य सुख हो जाता है। आदित्य भाई, हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। प्रिंसिपल सर ने बस इतना कहा था कि वे बहुत पावरफुल हैं। वे दोनों बताते हैं। उनकी बातें सुनकर आदित्य सोच में पड़ जाता है। ये लोग किन पावरफुल लोगों की बात कर रहे हैं? मैं तो ऐसे किसी से कभी नहीं मिला। तभी आदित्य को कुछ याद आता है। मिस्टर चौहान? नहीं, वे नहीं हो सकते। उस दिन तो मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। मिस्टर चौहान भी नहीं, तो कौन हो सकता है? आदित्य लाख सोचने पर भी उस इंसान का पता नहीं लगा पाता। वह अपनी सोच से बाहर आता है और रॉकी की तरफ देखता है। रॉकी की हालत देखकर वह अंदर तक हिल जाता है। रॉकी के हाथ पैर की हड्डियां टूट चुकी थीं। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और वह कोमा में था। यह सब देखकर आदित्य को यकीन नहीं होता कि उसने रॉकी को इतनी बेरहमी से मारा। रॉकी को देखकर आदित्य उसके वार्ड से बाहर निकल आता है। बाहर श्रेया उसका इंतजार कर रही थी। आदित्य, क्या हुआ? अंदर रॉकी अब कैसा है? श्रेया पूछती है। कुछ नहीं, सब ठीक है, आदित्य जवाब देता है। लेकिन वह श्रेया को पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि वह उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। श्रेया को लगता है कि आदित्य किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। आदित्य कितना अच्छा है। रॉकी ने हमेशा उसे तंग किया, फिर भी आदित्य उसकी इतनी परवाह कर रहा है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आदित्य मेरा दोस्त है, श्रेया मन ही मन सोचती है। दूसरी तरफ आदित्य उन पावरफुल लोगों के बारे में सोच रहा था जिनका जिक्र रॉकी के दोस्तों ने किया था। लेकिन वह अपने विचारों को वहीं रोकता है और श्रेया के साथ अस्पताल से निकलने लगता है। आदित्य, तुम रॉकी के लिए परेशान हो ना? इतना परेशान मत हो। रॉकी को कुछ नहीं होगा, वह तो बस सीढ़ियों से गिरा था। ज्यादा से ज्यादा उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हुए होंगे। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है। श्रेया की बात सुनकर आदित्य भी मुस्कुरा देता है, लेकिन वह जानता था कि रॉकी की हालत कितनी गंभीर है। श्रेया, जब रॉकी का एक्सीडेंट हुआ था, तब क्या तुम वहीं थीं? आदित्य पूछता है। नहीं, मुझे तो रॉकी के एक्सीडेंट की बात स्कूल के बच्चों से पता चली, श्रेया बताती है। और मेरे बेहोश होने की बात? आदित्य फिर पूछता है। यह बात तो मुझे रॉकी के दोस्तों ने बताई थी, श्रेया जवाब देती है। श्रेया का जवाब सुनकर आदित्य समझ जाता है कि रॉकी और उससे जुड़ी सारी बातें स्कूल में छुपाई जा रही हैं। वैसे आदित्य, तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हें बेहोशी क्यों हुई? श्रेया पूछती है। कुछ नहीं, बस मुझे चक्कर आ गए थे, आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है। रास्ते में चलते हुए आदित्य को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रही हो? आदित्य गुस्से में पूछता है। तुम्हारे पास एक अनमोल चीज़ है, उसे मुझे दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी, लड़की मुस्कुराते हुए कहती है। कौन सी चीज़?
मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और होता भी तो मैं तुम्हें क्यों देता? आदित्य कहता है। तुम्हारे गले में जो पेंडेंट है, जानते हो वह क्या है? उसमें कितनी ताकत है, ये तुम्हें पता है? मुझे अभी भी उस पेंडेंट से निकलने वाली ऊर्जा महसूस हो रही है। मुझे वह पेंडेंट चाहिए, चाहे मुझे तुम्हें मारकर ही लेना पड़े, लड़की कहती है। लड़की के चेहरे की मासूम मुस्कान अचानक एक डरावनी मुस्कुराहट में बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित गुप्ता, आपका नया कहानी वाचक। दुआ करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। चैप्टर 14, ड्रैगन हॉल। वो लड़की अपने दोनों हाथों में दो खतरनाक खंजर लिए आदित्य और श्रेया की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी ओर आता देख आदित्य के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती हैं। आदित्य जानता था कि वो इस मुसीबत से निपट सकता है, लेकिन उसे श्रेया की चिंता हो रही थी। आदित्य श्रेया को अपने पीछे कर लेता है और उस लड़की से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उनके पीछे से एक काली परछाई निकलती है और उस लड़की के सामने आ जाती है। वो परछाई एक औरत की थी। उसने अपने पूरे चेहरे पर काला नकाब लगाया हुआ था, जिससे केवल उसकी आंखें दिख रही थीं। उसकी आंखों को देखकर ही उसके ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसकी आंखों में जिंदगी और मौत के बीच हुई अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव साफ झलक रहा था। तभी वो औरत अपना एक हाथ हवा में उठाती है। उसके ऐसा करते ही उसके हाथों से सफ़ेद धुंध निकलने लगती है। वो धुंध आदित्य और श्रेया की ओर बढ़ने लगती है। देखते ही देखते आदित्य और श्रेया उस धुंध से घिर जाते हैं। वो दोनों उस धुंध से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। उस धुंध में फंसे हुए उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उधर उस औरत की मौजूदगी के कारण लड़की के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरने लगते हैं। गुस्से में वो अपने खंजर से औरत पर हमला कर देती है। उसे हमला करते देख वो औरत कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बस अपनी जगह पर खड़ी रहती है और उस हमले को होने देती है। अगले ही पल खंजर उस औरत के शरीर के आर पार हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकलता। वो औरत एक भूत की तरह वहीं खड़ी रहती है। अपने हमले को नाकाम होते देख लड़की का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। लड़की पागलों की तरह उस औरत पर लगातार खंजर से हमले करने लगती है, लेकिन उसका एक भी हमला उस औरत को छू तक नहीं पाता। बार बार असफल होते हुए लड़की अब डरने लगती है। वो वहां से भागने की तैयारी करती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, औरत अचानक उसके सामने आ जाती है। उसे अपने इतना करीब देखकर लड़की डर जाती है। घबराहट में वो अपने खंजर से औरत के सिर पर वार करती है, लेकिन हमले के पहले ही औरत अपनी एक उंगली लड़की के माथे पर रख देती है। जैसे ही औरत की उंगली लड़की के माथे को छूती है, लड़की को ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच रहा हो। अगले ही पल उसके दिमाग पर ऐसा प्रेशर पड़ता है जो उसकी सहन शक्ति से परे होता है। उसका नाक, कान और मुंह से खून बहने लगता है। कुछ ही पलों में लड़की की सांसें थम जाती हैं। लड़की के मरने के बाद कुछ लोग वहां आते हैं और उसकी लाश को उठाकर ले जाते हैं। वहीं आदित्य और श्रेया अभी भी उस सफ़ेद धुंध में फंसे हुए थे। वो दोनों बस आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक धुंध छंटने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ साफ दिखने लगता है। दोनों देखते हैं कि वो अभी भी उसी जगह पर हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। वो जगह बिल्कुल पहले जैसी साफ सुथरी थी। अगर आदित्य और श्रेया ने अपनी आंखों से वो सब कुछ न देखा होता, तो उन्हें भी यकीन नहीं होता कि वहां कोई लड़ाई हुई थी। तभी आदित्य को जमीन पर पड़ा एक गोल्डन कार्ड दिखाई देता है। आदित्य उस कार्ड को उठाकर देखता है। कार्ड को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उस कार्ड पर उसी पेंडेंट का निशान बना हुआ था जो आदित्य को उस औरत ने दिया था। कार्ड पर उस औरत का नाम लिखा था, मिस माया, और उसके ऊपर लिखा था ड्रैगन हॉल। कार्ड पर ड्रैगन हॉल का नाम देखकर आदित्य और भी हैरान हो जाता है। वो ड्रैगन हॉल के बारे में जानता था जो उसी के शहर में था। मिस माया, ड्रैगन हॉल। इसका मतलब उस दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली और मेरे स्कूल में आने वाली औरत और कोई नहीं, मिस माया थी। लेकिन ड्रैगन हॉल की हेड मेरी मदद क्यों कर रही है? क्या ये सब इस पेंडेंट की वजह से है? लेकिन उन्होंने ही तो ये पेंडेंट मुझे दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि मैं इसे अपने से कभी दूर न करूं। आखिर मेरा ड्रैगन हॉल और इस पेंडेंट से क्या रिश्ता है? अपने सवालों के उलझन में फंसा आदित्य सोच ही रहा था कि तभी श्रेया की आवाज सुनाई देती है।
आदित्य, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? मुझे डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, श्रेया डरी हुई आवाज में कहती है। डरी हुई श्रेया को देखकर आदित्य उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे शांत करता है। श्रेया, तुमने जो भी देखा इसे किसी को मत बताना। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, आदित्य श्रेया से कहता है। उसकी बात सुनकर श्रेया सिर हिलाकर हामी भरती है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। श्रेया को घर छोड़ने के बाद आदित्य अपने कमरे में आता है। उसका दिमाग बार बार उसी घटना में उलझा हुआ था। वो पूरे दिन उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन आदित्य घर का कुछ सामान लेने मॉल जाता है। सामान खरीदने के बाद जैसे ही वो मॉल से निकलने वाला था, उसे एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो एक प्यारी सी बच्ची उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है। वो बच्ची वही थी जिसे आदित्य ने एक बार एक्सीडेंट से बचाया था, जिसकी वजह से वो खुद 2 महीने तक कोमा में था। वो बच्ची भागते हुए आदित्य के पैरों से लिपट जाती है। क्या तुम मुझे जानती हो? आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए पूछता है। हाँ, मैं आपको जानती हूँ, हैंडसम अंकल। आपने एक बार मेरी जान बचाई थी। आप भूल गए क्या? बच्ची अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब देती है। उसकी बात सुनकर आदित्य मन ही मन सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची, लेकिन उसकी याददाश्त कितनी तेज है। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए उनकी ओर भागती है। आदित्य उसे देखकर चौंक जाता है। वो बच्ची उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो मेरी बड़ी बहन है। बच्ची की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।